हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिंदी से आरोह भाग के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना था। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्पीति में बारिश चैप्टर से, जिसका पहला प्रश्न है स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा कि स्पीति में बसंत और शीत दो तरह की ऋतुएं होती है, यानी मौसम होता है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं पेड़ों से रहित नंगी हैं, यानी पहाड़ों के ऊपर कोई पेड़ नहीं है। यहाँ फूल नहीं खिलते हैं और न ही हरियाली आती है। पावस ऋतु इनके लिए एक नाम मात्र है। कभी कभी यहाँ वर्षा होती है, परंतु वो भी नाम मात्र के लिए। अन्यथा यहाँ की धरती सूखी, ठंडी तथा बांझ ही रह जाती है। पहाड़ी नालों अथवा उन पर बनाए गए पुल से पानी लेकर ये लोग जौ, गेहूं, मटर और सरसों की खेती करते हैं। यह फसल भी साल में 1-2 बार ही होती है। स्पीति में खेती योग्य जमीन बहुत है, परंतु सिंचाई की सुविधा न होने से उसे उपजाऊ नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ कोई फल नहीं होता है। शीत ऋतु में यानी ठंडे के मौसम में घरों को गर्म करने के लिए इनके पास लकड़ी भी नहीं होती है। में इस प्रकार के विषम परिस्थितियों में स्पीति के लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। और इसी पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्षा यहाँ एक घटना है, यह सुखद संजोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। लेखक का मानना है कि स्पीति में केवल 2 मौसम यानी 2 ऋतुएं होती हैं, जिसमें शीत और बसंत होती है। बसंत भी केवल जून से सितंबर तक होती है तथा शेष महीने ठंड की मौसम होते हैं। जुलाई में भी यहाँ औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड रहता है। पावस तो यहाँ के लोगों के लिए नाम है। कभी कभी यहाँ वर्षा भी होती है, तो भी यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बांझी रह जाती है। लेखक काजा के डाक बंगले में सो रहा था तो आधी रात के बाद उसकी खिड़की बजने लगी। वह खिड़की का पल्ला खोलकर देखता है तो तेज हवा के झोंकों से बचने के लिए वह खिड़की पल्ला भेड़ देता। तभी उसे बाहर वर्षा होने की आवाज सुनाई देती है। बाहर बर्फ मिश्रित वर्षा हो रही थी, यानी बरसात के साथ पानी के साथ बर्फ के टुकड़े भी आ रहे थे। वह सो जाता है। सुबह उसे स्पीति के लोग बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद यहाँ वर्षा हुई है। आपका यहाँ आना शुभ है, इसलिए वर्षा हुई है। स्पीति के लोगों को इस मान्यता के आधार पर लेखक ने यह कहा कि स्पीति में वर्षा का आना एक घटना और एक सुखद संजोग माना जाता है। पाठ जामुन के पेड़ से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा है? इसका उत्तर इस तरह से है। सेक्रेटेरिएट के लॉन में तेज आंधी के कारण जामुन के पेड़ के गिरने से एक आदमी उसके नीचे दब जाता है। उसे पेड़ के नीचे से निकालने के लिए एक सरकारी फाइल बनती है। आदमी व्यापार विभाग के लॉन में जामुन के पेड़ के नीचे दबता है। उसे पेड़ के नीचे से निकालने के लिए बनी फाइल वहां से चलकर कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग को जाती है। उसके पास इस आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने का कोई कारण नहीं है। माली पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को दिलासा देता है और कहता है कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है, आशा है कि सब ठीक हो जाएगा। माली की बात सुनकर वह आदमी मिर्जा गालिब का शेर पढ़ता है कि जब तक फैसला होगा तब तक वो मर ही जाएगा। माली उसका शेर सुनकर उससे पूछता है कि क्या वह कवि है? आदमी हाँ कहता है। अगले दिन पूरे ऑफिस में पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के कवि होने की बात फैल जाती है। शहर में भी इस आदमी को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। सेक्रेटेरिएट के लॉन में कवि सम्मेलन जैसा वातावरण बन जाता है। कवि के होने के कारण इस आदमी को निकालने के लिए फाइल कल्चर डिपार्टमेंट में भेजी जाती है, जहां उसकी फाइल कई विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी में पहुंच जाती है। वहां से सेक्रेटेरिएट के उस आदमी का इंटरव्यू लेने आता है। इंटरव्यू लेते समय उससे पता चलता है कि इस आदमी का नाम ओस है, जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल के नाम से प्रकाशित हुआ है। यह दबा हुआ आदमी साहित्य अकादमी का सदस्य नहीं है। सेक्रेटेरिएट इस आदमी को साहित्य अकादमी का सदस्य बना लेता है, लेकिन पेड़ के नीचे से निकालने का कार्य उसके विभाग का नहीं है। इसके लिए उसकी फाइल फॉरेस्ट विभाग को भेज दी जाती है। इससे पता चलता है कि आदमी की फाइल थोड़ा चलती है, आशा बनती है और फिर टूट जाती है।
आदमी के कवि होने से भी उसकी फाइल की यात्रा में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब वह वन विभाग में पहुंच जाती। इसी पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि विभाग वाले मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया गया। इसका उत्तर इस तरह से है। सरकारी व्यापार विभाग के लॉन में जामुन के पेड़ गिरने से आदमी दब गया। उसे निकालने की अपेक्षा व्यापार विभाग वालों ने यह मामला कृषि विभाग में आता है यह करके कृषि विभाग पर डाल दिया। कृषि विभाग के अधिकारी ने जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकलवाने का मामला हॉर्टिकल्चर विभाग पर डाल दिया। हॉर्टिकल्चर विभाग में मामला देने के पीछे कृषि विभाग का यह कारण बताया गया कि कृषि विभाग अनाज और खेती बाड़ी से संबंधित मामलों में फैसला करने का अधिकार रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था, इसलिए इसका मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसलिए इस समस्या का हल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को निकालना चाहिए। इसी पाठ का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जामुन का पेड़ कथा में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए अथवा जामुन के पेड़ कथा का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र द्वारा लिखित एक हास्य व्यंग रचना है। इसमें लेखक ने सचिवालय के प्रांगण में तेज आंधी के कारण गिरे एक पेड़ जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकालने की जो प्रक्रिया के तहत जो सरकारी खींचातान का वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार सरकारी कार्यालयों में जरा सी बात का भी तुरंत निपटारा नहीं किया जाता, अब तो उसे प्रधानमंत्री के आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को कुछ लोग जामुन के पेड़ के तने को उठाकर उसे दबे हुए आदमी को निकालकर उसकी जान बचा सकते थे, परंतु लाल फीताशाही तथा सरकार की कछुआ चाल के कारण जब जामुन के पेड़ को काटने के आदेश मिलते हैं, दबे हुए आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेखक ने सरकारी तंत्र पर व्यंग किया है, जो कोई काम करने के स्थान पर उसे टालने में विश्वास रखता है, उसके लिए मानवीय संवेदना मूल्यहीन है। वे केवल कानून का अंधानुकरण करता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था को बेनकाब कर इसे बदलने की प्रेरणा देता है।